सरली मिर्जिया लगेगी तेरी तेरी मुखड़ी माँ। सर, कोई ऐसा किस्सा है कि आप विदेश में जाकर जागर लगा रही हो और किसी में देवता अवतरित हो गया? और कहने लगेगी प्रीतम जी, आई डोंट नो बट आई कांट स्टॉप माय टीयर। एक और लोक गायक हैं, बड़े सम्मान से लोग उनका नाम लेते हैं, नरेंद्र सिंह नेगी जी। आपके और उनके बीच किस तरह के रिश्ते हैं? बिल्कुल विजय भाई, बड़ा अच्छा लगा तुम्हें। मैं गवर्नमेंट जॉब करता था, अपना गारा माटा की बात कर ला, अपने डांडा कांठों की बात कर ला, अपने गाड़ गदनियों की बात कर ला। कि जिस तरह लोगों ने उत्तराखंड से पलायन किया, क्या इस तरह देवताओं ने भी पलायन कर दिया? नोएडा में कहा लोगों पे देवता आ रहे हैं, तो क्या ये संभव है कि देवता किसी में कहीं भी अवतरित हो जाते हैं? साग लाई कोई बले साग लाई कोई तेरू दिन्यू च मेरू लिन्यू च सच बिसुरा तो है गेल्या धनुली। आपकी आवाज में इतनी मधुरता है, क्या आपने कभी ये ट्राई नहीं किया कि मैं बॉलीवुड की ओर जाऊं? देवभूमि उत्तराखंड की पावन मिट्टी से निकले एक ऐसे सुर की मैं आज बात करूंगा जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न सिर्फ उत्तराखंड की बल्कि यहाँ की लोक संस्कृति की एक अलग पहचान बनाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिलमेल, हमारा खास पॉडकास्ट हस्ती, और आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जिनकी आवाज सुनकर रोम रोम पुलकित हो उठता है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड की लोक संस्कृति को पहुंचाया है। उत्तराखंड के लोक वाद्य यंत्र ढोल दमाओं को वैश्विक पहचान दिलाने में इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। लोकगीतों की ये जान माने जाते हैं और जागर सम्राट के नाम से इन्हें संबोधित किया जाता है। महामहिम राष्ट्रपति ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। मैं बड़े सम्मान के साथ सर आपका स्वागत करता हूं, पद्मश्री डॉक्टर प्रीतम भरतवाण जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हिलमेल के सभी श्रोता बंधुओं को, दर्शक बंधुओं को प्रणाम निवेदित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रीतम भरतवाण का जब भी हम नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में प्रेम के वो गीत बजने लगते हैं जिन गीतों को इन्होंने अपनी सुरीली आवाज से सजाया है। जागर सम्राट इन्हें कहा जाता है। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? लोकगीत में आप कहाँ से आए? देखिए, ये कहा जाता है कि आपके परिवार में पहले से ही लोक गायक के क्षेत्र में लोग कार्यरत थे, और ये भी मैंने सुना है कि आपके परिवार में जब भी कोई रोता है तो वो सुर में रोता है, क्योंकि आपके घर में सभी के गले कंठ इतने अच्छे हैं कि जब भी उनके गले से कोई आवाज़ निकलती है तो ऐसा लगता है कि कोई गाना गा रहा हो। तो आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? जी, बहुत धन्यवाद। मैं एक ऐसे ही परिवार में जन्मा हूँ जहाँ वंशानुगत मुझे लोक गायकी विरासत के रूप में मिल गई, और मेरे दादाजी, मेरे परदादा जी लोक गायन के ज्ञाता थे। जागर, पवाड़े गीत और भड़ों के जागर पवाड़े उनके कंठ में थे, तो वो मुझे विरासत के रूप में मिल गया। मेरे मन मस्तिष्क पर वो मुझे वंशानुगत पितृ प्रसाद मिल गया। और शुरुआत में स्कूल के दिनों में, जब मेरे स्कूल हुआ करते थे, तो आपको जान करके बहुत अच्छा लगेगा कि उन दिनों मैं अपने स्कूल में जब गाता था तो गाने के साथ नृत्य भी करता था। अरे वाह! जी जी। तो एक बार हमारे गांव में, जब मैं बहुत छोटा था, 6 साल की उम्र में, अपने चाचा जी के साथ मुझे संगत करने का अवसर मिला। उनके साथ थाली बजाई और शाम को गाने गाए। एक बार हमारे गांव में एक माँ भगवती वैष्णो देवी का मंदिर है गुरासखंडा में, तो वहाँ पे कार्यक्रम था। तो किसी आर्टिस्ट को कार्यक्रम के लिए, उस समय मेरी उम्र बहुत छोटी थी, 12-13 साल का था मैं, तो बुलाया हुआ था, तो वो किन्हीं कारणवश से नहीं आ पाए जी। तो पूरी ऑडियंस, जितने दर्शक समाज थे, तो सबने कहा भाई उन्होंने आना था, आज तो क्या होगा फिर, अब तो कार्यक्रम, तो कलाकार तो आए नहीं, जिनको आना था वो किसी कारण से नहीं आ पाए। तो मैंने कोशिश करी, सबको हाथ जोड़ के आप सब लोग बैठिए, मैं आपको गाना सुनाता हूँ। और वहाँ से मैंने गाना शुरू करा। तो जब मैंने अपनी पहली तान ली तो सब लोग ठहरने शुरू हो गए कि यार, ये कोई बालक है, इसके कंठ में सुर बहुत अच्छे हैं, बड़ा अच्छा गा रहा है। तो और फिर अगले 3 घंटे
से भी अधिक समय तक मैं गाता गया और सारे लोग बैठे रहे और पूरा मेला भर गया। तो वहाँ से मेरी पब्लिक परफॉर्मेंस शुरू होती है और 6 साल की उम्र से ही जब मैं बहुत बाल्यकाल में था, अपने चाचा जी, अपने पिताजी के साथ अनुष्ठानिक जागरों में मैंने गाना शुरू करा और उसके बाद 17 साल की उम्र में आकाशवाणी से मैं अप्रूव हो गया और फिर विभिन्न ऑडियो और वीडियो के माध्यम से अब तक अनवरत यात्रा जारी है। जी सर, ये यात्रा आपकी ऐसी जारी रहेगी, हम यही उम्मीद करते हैं। सर, सवाल ये है कि जिस तरह से प्रेम गीत लिखे जाते हैं, जैसे हमने देखा है अपनी लोक भाषाओं में बहुत सारे प्रेम गीत है, हजारों गीत है, तो जागर भी क्या उसी तरीके से लिखा जाता है? जी, जागर मूल रूप से जागर भी गीत ही है विजय जी। जी जागर को जैसे थड़िया गीत है, जी खुदेड़ अगर हम अपनी भावनाओं को सुर लय ताल में व्यक्त करेंगे तो वो खुदेड़ गीत बन जाता है। वो अगर हम प्रणय प्रसंग को अगर हम नायक और नायिका के प्रेम प्रसंग को अपने गीतों में वर्णन करेंगे, गाएंगे तो वो प्रणय गीत बन जाता है। देवी देवताओं का वर्णन, उनकी स्तुति, उनकी आराध्य शक्ति को अगर अपने कंठ में अपने सुरों के माध्यम से गाएंगे तो वो जागर बन जाता है। तो मूल रूप से जो भी रचना धर्मिता है वो गीत ही होता है और जागर कथा सार है, क्योंकि जागर दो तरह के हैं। एक लोक जागर है, लोकमत है, ये एक वेदों से निकला हुआ जागर है कि जो हमारे पुराणों में वर्णित है, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, उन जागरों को अनुष्ठानिक रूप के जागर अलग हैं। तो जो कथासार, मान लीजिए हम अपनी भगवती सुरकंडा देवी, आराध्य देवी की कोई जागर या स्तुति गा रहे हैं तो उनकी कथा गानी पड़ेगी, तो वो जागर, वो कथा पूरी सुरबद्ध की जाएगी और लयबद्ध तरीके से उन शब्दों को गाया जाएगा। तो वो भी जागर को, उस कथासार को लयबद्ध तरीके से लिखना भी एक लेखन ही हुआ। जी सर, जागर सम्राट के तौर पर आपका कद बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने एक पहलू और देखा है कि जब आपने प्रेम रस के गीत गाए हैं तो उन गीतों ने भी सबके दिलों पर राज किया है। खुद मैं अपनी व्यक्तिगत बात बताऊं तो मुझे भी आपके कई ऐसे गीत हैं जो आपने प्रेम प्रसंग पर लिखे हैं, बड़े भाते हैं और मैं रोजाना उनको सुनता हूं। सर, पहला प्रेम प्रसंग का गीत आपका कौन सा था, आपको अगर याद हो? जी, मैंने प्रेम प्रसंग, मेरा प्रिय विषय है विजय जी। मैं, अगर आप जानें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा ये बताते हुए कि श्रृंगार रसों में बहुत उच्च कोटि का रस माना जाता है। श्रृंगार रस, प्रणय रस, वीर रस, भक्ति रस। भक्ति रस तो आराध्य और स्तुति होती है। श्रृंगार में नायक भी है और नायिकाएं भी हैं। तो हमारे जो जागर पवाड़े होते हैं, हमारे जो लोक गाथाएं हैं जिनमें प्रणय प्रसंग है, उन प्रणय प्रसंगों को शब्दों में बयान करना, ये मेरा प्रिय विषय रहा है, पवाड़े और जागर गीत। और जो वहाँ प्रणय के प्रसंग रहे, चाहे सरुली सुम्याल का हो, चाहे गढ़ो सुम्याल का हो, मालू साय का हो, राजूला का हो, चंदबद्ध शाह का हो, बदल शाह का हो और अमरावती भानु भोपेला का हो, किसी भी प्रेम प्रसंग को मैं गाते वक्त बहुत आनंद, अनुभूति मेरे अंदर होती थी। तो इसलिए मैंने प्रणय प्रसंग के ज़्यादा गीत लिखे। जैसा आपने कहा सरुली एक प्रणय प्रसंग है, तो उस मैं जब गाने के लिए जिस दौर में गया हूँ, मुझे लगा कि जब हमने प्रणय प्रसंग गाना है तो हम अपना क्यों ना कुछ गाएं, बिल्कुल, जो ऐसा प्रसंग हो कि जो रियल भी हो, जो वास्तविक घटनाक्रम पर आधारित हो। तो मैंने सरुली और सुम्याल की प्रेम प्रसंग की जितनी गाथाएं थी, जो बातें थी, उनको पिरोने का कोशिश करा है, कंपोज करके उस सत्य को शब्दों में पिरो करके गाने की कोशिश करी है। और राजुली है, आपने कहा कि पहला कौन सा आपका ऐसा प्रेम गीत है, तो मेरे बहुत सारे प्रेम गीत हैं। और जो मेरा सबसे पहला गीत हिट हुआ वो गैला धनुली करके था, जो बहुत लोगों ने सुना है। तो सर, अगर आप थोड़ा सा गाकर सुनाएंगे तभी मजा आएगा। जी, तो मैंने ये गाया था, बल नथुली तोड़ा की हे गेल्या धनुली, धनुली नथुली तोड़ा की हे गेल्या धनुली, धनुली मैं खुद ले जांदी हे गेल्या धनुली, धनुली तुम्हारा खोना की हे गेल्या धनुली, साग लाई कोई बल, साग लाई कोई
तेरू दीन्यू च मेरू लीन्यू च सच बिसरो तो है गेल्या धनुलीनी बिसरो तो है गेल्या धनुली। ये मैंने पहले लिखा था और ये गाना हिट भी हुआ जी। सर आपकी आवाज़ में एक खनक है जो सीधे दिल को छूती है। कहते हैं कुछ लोग गले से गाते हैं, कुछ लोग दिल से गाते हैं, लेकिन जब मैं आपकी आवाज़ सुनता हूँ, चाहे मैं फ़ोन में सुनूँ, यूट्यूब में सुनूँ या अभी लाइव सुन रहा हूँ, तो मुझे यही लगता है कि आप बिल्कुल आत्मा से अपना गाना गाते हैं और इसीलिए शायद आप लोगों के दिलों तक पहुँचते हैं। अब वापस बात जागर की करते हैं। सर मैंने देखा है आपको कि आप जब स्टेज पर चढ़ते हैं, मंच पर आप जब जागर शुरू करते हैं, देवताओं का आह्वान करते हैं, तो उस दौरान मैंने अपने आँखों से देखा है कि कई लोग भीड़ में, कई लोगों में देवता अवतरित होते हैं। जी। तो उस वक़्त जब आप जागर लगाते हैं, तो क्या एक दिव्य शक्ति का एहसास आपको भी होता है? जी, बिल्कुल। दिव्य शक्ति की बड़ा अच्छा शब्द आपने इसमें उपयोग करा है। दिव्य शक्ति की ही अनुभूति ही जागर है। अगर आप किसी लोक गायन को अपने अंतःकरण से, अपने आराध्य देव को अपने अंतःकरण से कनेक्ट करते हैं, आपका जुड़ाव होता है। योग का मतलब जुड़ना होता है। जब वो आपका जागर और वो आराध्य देव आपके आत्मा और आपके कंठ और आपके लोक गायन से मिल गया है, तो उस समय आप उस सुर तंद्रा में जाने के बाद, सुर ही ईश्वर है, ईश्वर ही ईश्वर है। उस कण में समाहित होने के बाद तब जब आपका गायन निकलेगा, तो आपको ये लगेगा कि आप में देवी देवता की शक्तियाँ विराजमान हैं, आप उसमें खो गए, वो आप में खो गए। तो मेरी कोशिश रहती है कि जब जागर गाया जाए, तो जो मेरे दादाजी, पिताजी हैं, जो बाल्यकाल में हमने सुना है, हमारे घर पे प्रातः काल होती थी, तो ढोल दमाओं की आवाज़ सुनाई दे रही है, साँझ ढल रही है, तो हारमोनियम निकली हुई है, घर में गा रहे हैं, पूरे गाँव के लोग बैठ रखे हैं। उस कालखंड में वो ऐसा समय होता था कि जिस समय प्रसारण के या प्रचार-प्रसार के बहुत ज़्यादा माध्यम नहीं होते थे, बैठे हुए हैं, शाम को बैठे हुए हैं। तो वो अवचेतन जो है, वो उस अवचेतन में अपने गाँव को, अपनी लोक संस्कृति को, अपने खेत खलिहानों को, अपनी भूमि को समेटे हुए अपने हृदय में विराजमान करके और अपने आराध्य देव को जब अपने हृदय में बैठा करके आप माइक पकड़ रहे हैं और जितने भी लोग सुनने के लिए आ रखे हैं आपको, उनको आप ये मान रहे हैं कि ये कोई देवता लोग मुझे प्रसन्न होकर के वरदान देने के लिए आए हैं, इनके द्वारा मुझे आशीर्वाद मिलेगा। ये भाव पकड़ करके अगर आप माइक पकड़ रहे हैं, तो आपको आनंद की अनुभूति और यही मेरी कोशिश रहती है। जी। सर पूरे देश में मतलब जहाँ-जहाँ भी उत्तराखंड के लोग बसे हुए हैं, जी। वहाँ तक आपकी आवाज़ जाती है, विदेशों तक जाती है। उत्तराखंड में तो आपको बहुत सारा प्यार लोग करते हैं, लेकिन जब आप उत्तराखंड की सरहद पार कर दिल्ली, नोएडा, मुंबई या फिर अन्य जगहों जाते हैं, वहाँ भी आपको खूब सारा प्यार मिलता है। लेकिन जब बात देश की सरहद पार करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचती है, आपने बहुत सारे दौरे किए हैं और मैं ये मानता हूँ कि उत्तराखंड की संस्कृति को विदेशों में पहचान दिलाने का जो सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है, वो आपको ही जाता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप विदेश जाते हैं, न्यूज़ीलैंड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो वहाँ लोगों का किस तरह से प्यार आपको मिलता है? जी, बहुत मैं आभार मानता हूँ उन लोगों का और मुझे बहुत सारी दुनिया की ऐसी यूनिवर्सिटियों में जाने का मौका मिलता है, जिन यूनिवर्सिटी में हमारी लोक संस्कृति पर, हमारे जागरों पर, हमारे पवाड़ों पर, हमारे रहन-सहन पर, हमारे जो खान-पान होते हैं, हमारे जीवन की शैली, इससे प्रभावित होकर के दुनिया के लोग हमारे लोक संगीत को जानना चाहते हैं कि हिमालय के अंदर ऐसी कौन-सी बात है, ऐसा कौन-सा वो है, कौन-सा गायन है जिस गायन की वजह से देवी-देवता धरा पर अवतरित हो जाते हैं। तो उनके लिए मैं जब जाता हूँ, तो वहाँ पर विशुद्ध रूप से अमेरिकन और बहुत सारे यूरोपियन या उन बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटियों के अंदर जो छात्र होते हैं और उनकी जिज्ञासाएँ जो होती है, उनके सम्मुख जो विशुद्ध रूप से ये जानना चाहते हैं कि हिमालय के लोक संगीत में 4 धाम, पंचप्रयाग, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का क्या वजह है कि वहाँ के लोग जब गायन करते हैं, वहाँ का जो गायन है, उस गायन से लोगों पे देवता आ जाता है, उस गायन से लोग झूमने लग जाते हैं, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, बहुत आनंद आता है। और जो हमारे उत्तराखंडी समुदाय के लोग हैं, भारतवर्ष के जो लोग हैं वहाँ पर, उनके दोस्त जो लोग हैं, उनके दोस्त जो विदेशी हैं, अमेरिकन्स हैं, यूरोपियन हैं, वो जब कॉन्सर्ट्स में आते हैं और उनका प्यार मिलता है और वो जब मैं किसी जागर को गा रहा होता हूँ, किसी खुदेड़ गीत को गा रहा होता हूँ और उनकी जो अश्रु धाराएँ होती हैं, उनके आँख से बह रहे हुए आँसू जो होते हैं, जब अपने पहाड़ को
कि यार हमने तो ये सब बहुत टाइम से मिस कर दिया है प्रीतम भाई, आपने आकर के याद हमको रुला दिया है यहाँ पर। और ऐसा लगा कि जैसे जब आप गा रहे हैं तो हम अपने गाँव पहुँच गए हैं। ये इस तरह की प्रतिक्रियाएँ और इस ऐसी जब बात सुनने को मिलती है तो मन गदगद हो उठता है और बहुत आनंद आता है। जी। यानी कि जब आप विदेशी दौरे पे जाते हैं तो अपने साथ उत्तराखंड के पहाड़ों को, यहाँ की मिट्टी को, यहाँ की खुशबू को साथ लेके जाते हैं और ये एहसास लोगों को विदेशों में ही हो जाता है कि वो अपने उत्तराखंड में बैठे हैं और प्रीतम भरतवाण को सुन रहे हैं। सर, कोई ऐसा किस्सा है जी। कि आप विदेश में जाकर जागर लगा रहे हों और किसी में देवता अवतरित हो गया हो? जी, हमारे पहाड़ के समुदाय के जो हैं जी, वो तो लगभग हमारी माताएँ हैं, जी। हमारी बहनें वहाँ पर हैं जो रह रही हैं काफ़ी लंबे टाइम से और उनकी जड़ें तो पहाड़ से जुड़ी हुई है ना, हैं तो वो पहाड़ के ही। जी। तो हमारे पहाड़ में देवी-देवताओं के जागरों पर नृत्य मग्न होना हमारी परंपराओं का हिस्सा है। जी। तो वो बेटियाँ भी और अच्छी बात ये है कि जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, जो इवन जिन्होंने वो अनुष्ठानिक जागर अपने जीवन काल में बहुत जो 2000 सन के बाद भी पैदा हुए हैं, जी। उन बच्चों में भी वो नॉस्टैल्जिया है। वो चाहते हैं कि हम सुनें इनको जी। और जब वो नाचने लगते हैं, देवी-देवता उन पे आते हैं और ऐसी एक घटनाक्रम है, मैं कई जगह इसका ज़िक्र करता हूँ कि मैं इलिनॉय यूनिवर्सिटी के अंदर जी। जब मैं गा रहा था तो एक गोरी महिला थी स्लोवाकिया की और उसके हस्बैंड बैगपाइपर बजाते थे। तो जब मैंने गाया, एक जागर गाया भगवती का, तो वो बहुत भावुक हो गई। पूरा क्लास पूरी जितने भी लड़के सब जान रहे थे जागरों और गीतों के बारे में हमारे, वो सब सन्न रह गए और वो महिला आई फिर जैसे ही मैंने जागर बंद करा और एकदम काँपते हुए हाथ उठा करके उसके आँसू बह रहे हैं और मेरे ढोल की तरफ उसने हाथ जोड़े, मुझे गले से लगाया और कहने लगी कि प्रीतम जी, आई डोंट नो बट आई कांट स्टॉप माय टीयर। एंड बहुत वो ऐसे मेरे लिए ऐसे शब्द थे कि मैंने कहा जी आपको क्या फ़ील हुआ? तो उसने कहा जी मुझे लगा जैसे जो कुछ आप बोल रहे हैं कुछ मेरे समझ में आया तो नहीं, लेकिन जब आप देवी बोल रहे थे, क्योंकि जागर गायन से पहले उस गायन से पहले मैं उस गाने का मतलब बता चुका होता हूँ वहाँ पर किसी भी गायन से पहले कि मैं अभी प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी। और आपने जो हमको बताया ऐसा लगा कि वो गॉड एंड गॉडेस ऑल कम इन द अर्थ। तो वो फीलिंग्स जो होती है कि एक विदेशी महिला को भी एक देवता आ जाना। कई अपने देश में पंजाब में एक सरदार जी कहने लगे यार जब आप गाने लगे तो मुझे लगा कि मेरे अंदर एक कंपन सी महसूस हुई और मैं थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि मैं खो गया हूँ कहीं, वाहे गुरु के लोग हैं। तो नाम तो वाहे गुरु कहो, कृष्ण कहो, कुछ भी कहो, और शक्ति तो एक ही एक है, ही है, राम है। बिल्कुल। तो ये ऐसे संस्मरण हैं, ऐसी यादें हैं जीवन का से अब तक की जुड़ी हुई, जिनको बयान करने में मुझे खुद कई बार मैं भावुक हो जाता हूँ बोलते-बोलते। जी। तो ये ईश्वर की कृपा है ये सब। यानी जो अभी आपने बताया कि एक अंग्रेजी महिला हो या सरदार जी हो, उन्होंने भी वो दिव्य शक्ति तो महसूस की होगी। बिल्कुल जी, सुरों की वजह से, जी। क्योंकि सुर ही ईश्वर है। सुर में वो ताकत है कि जो आपके अवचेतन को प्रभावित कर जी। सकता है और वो सुर कंठ से नहीं बल्कि हृदय से अगर आए, जी। तो वो सुर ज़रूर किसी के न किसी के हृदय में पहुँचेगा। 1000 लोग आपको सुन रहे हैं, 100 लोग ऐसे होंगे कि जो उस सुर से ईश्वर का महसूस करेंगे। जी। जी। अभी आपने इलिनॉय यूनिवर्सिटी की बात की, सिंसिनाटी यूनिवर्सिटी में भी आप जा चुके हैं। सर, आप जब वहाँ जाते हैं तो जो वहाँ के बच्चे हैं जो वहाँ पढ़ रहे हैं, जो उत्तराखंड मूल के हैं, जी। क्या उनके अंदर जिज्ञासा रहती है जागर या फिर उत्तराखंड के गीतों के बारे में जानने की? बिल्कुल, इसीलिए वो आते हैं क्योंकि वहाँ पर जो भी कॉन्सर्ट्स होते हैं बहुत पहले आजकल तो हम लोग ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन का युग हो रहा है। मैं आजकल जुड़ता हूँ यूनिवर्सिटियों से, रात्रि वहाँ अमेरिका में दिन-रात का चक्कर होता है। जी। जब मैं वहाँ जाता हूँ तो उनका वहाँ पर कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो महीनों पहले डिसाइड हो जाते हैं कि हिमालयन वॉइस और प्रीतम भरतवाण क्लास इतने बजे है। फिर वहाँ पर बच्चे आते हैं जो लोग शोधकर्ता होते हैं, जो जानना चाहते हैं कि भाई क्या वजह है, और उनके प्रश्न बड़े अच्छे होते हैं विजय जी। जी। अगर आप देखें तो वो कहते हैं कि ऐसे कैसे संभव है कि कोई आप गा रहे हैं और किसी पे देवता आ गया, जी। और फिर अगर वो देवता आ गया है तो वो क्या दे के जाता है, और दे के जाता है तो क्या दे के जाता है, क्या उसको देना पड़ता है, अनुष्ठानिक जागर क्या होते हैं, लौकिक जागर क्या होते हैं, और बहुत सारे ऐसे वो एथनोम्यूजिकोलॉजी एक अंग्रेजी में सब्जेक्ट होता है उनका। जी। एथनोम्यूजिकोलॉजी जो हमारे प्राचीन विधा का जो संगीत है, जो संगीत आपके अवचेतन को प्रभावित करता है, उस पर वो लोग काम करते हैं। जी। तो वो
और ये एज लिमिट नहीं है, कोई वहाँ पर सीखने वाला ऐसा भी आ जाता है जागरों को जानने के लिए, जागरों को सीखने के लिए, ढोल दमों की बात को जानने के लिए, हुड़का थाली, डौर थाली की बात जानने के लिए, जो मेरे ख्याल से 10वीं बार कोई किसी पीएचडी को कर रहा होगा। तो वो बड़ा आनंद आता है उन लोगों के बीच में। ऐसा लगता है कि बहुत बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और फिर उनके फ़ोन कॉल्स, उनके ईमेल्स, उनके जो आते हैं, फिर उसके बाद कि प्रीतम जी हम लोग डेफ़िनेटली इंडिया आ रहे हैं, उसके बाद आपके साथ आपके गाँव चलेंगे। आते भी हैं, मेरे छात्र आते हैं यहाँ जी, पर। जी। हम एक छोटा-सा एक अकेडमी चलाते हैं, तो वहाँ पर वो आते रहते हैं। जी। सर आज आपका नाम इतना बड़ा है कि हर कोई बड़े सम्मान के साथ आपका नाम लेता है और जब भी उत्तराखंड की लोक संस्कृति की बात आती है तो आपका नाम, आपका ज़िक्र बहुत ज़रूरी हो जाता है करना। आपने बताया आपने शुरुआत कहाँ से की, लेकिन मेरा सवाल ये रहेगा कि आपने किसको सुना सबसे पहले? जो आपका पसंदीदा गायक आज भी है, जी। कौन है? मेरे किसी एक नाम लूँ और कई नाम छोड़ दूँ तो वो बड़ी ज़्यादती हो जाएगी। पर मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी, मेरे ताऊ 3 भाई थे। जी, तो मेरे चाचा जी स्वर्गीय श्री कलमदास बर्तवान जी अब नहीं रहे, अभी पिछले साल वो चले गए। तो मैंने सबसे पहले उन्हीं से इंस्पायर होकर के और उन्हीं के साथ मैंने थाली 6 वर्ष की आयु में बजाई थी। तो मैं उनका अपना हीरो मानता हूँ और जी, उन्हीं से मैंने सीखा है। जी। अच्छा, हिंदी गीतों की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। जी। आपकी आवाज़ में इतनी मधुरता है, क्या आपने कभी ये ट्राई नहीं किया कि मैं बॉलीवुड की ओर जाऊँ? मेरे अच्छे-अच्छे दोस्त रहे बॉलीवुड में अभी भी हैं बहुत सारे म्यूजिशियंस और बहुत बहुत बार जैसा कि आपने प्रश्न करा एक बार यही म्यूजिक के एक डायरेक्टर बॉलीवुड से ऐसा प्रश्न करा था कि कभी कोई ऐसा हो। लेकिन मेरे को हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और गढ़वाली या कुमाऊनी जौन सारी हमारी जो लोक भाषा, लोग मातृभाषा। हमारी मातृभाषा च तो ये मेरे ज़हन में शुरू से रही और कभी क्योंकि मुझे आरंभ काल से ही लोगों का अब जनमानस का बहुत आशीर्वाद और बहुत प्रेम मिल गया, इसलिए मैंने उस ओर सोचा ही नहीं कभी जाने का। जी। जी, तो सुना तो होगा आपने, किस जी। किस हिंदी का कौन-सा गायक है जिसे आपने बहुत सुना है या जो आपको पसंद हो? मुझे वो हिंदी में तो रफ़ी साहब ही सबसे अच्छे लगते हैं, जी, मोहम्मद रफ़ी साहब, लता जी और यशुदास जी। एक साउथ के सिंगर हैं। जी, जी, जी। जिनकी खनक बोलती है बहुत बढ़िया। जी। तो इनको मैंने सुना है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुनता मोहम्मद हूँ। रफ़ी का भी सर ऐसा ही किस्सा है जैसे आपने बताया कि आप 13 साल की उम्र में जब गए थे, जहाँ गायक आने वाले थे वो आए नहीं। ऐसे ही मोहम्मद रफ़ी के साथ भी हुआ है क्योंकि मैंने उनको भी पढ़ा है, जी, तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही किस्सा हुआ था और इसी के बाद वो गायक बन गए थे। जी, सर अभी कुछ देर पहले सरूली का ज़िक्र हुआ और मेरे मन में बड़ा सवाल चल रहा था कि सरूली का मैं आपसे सवाल पूछूँ कि वो गीत जब आपने लिखा और उसके बाद उसको कंपोज़ किया क्योंकि वो गीत आपने ही लिखा है, कंपोज़ किया है, तो उस वक़्त आपके मन में क्या आया? आपने किसको सोच के वो गीत लिखा? और सर गुनगुनाना ज़रूर है आपको ये गीत। बिल्कुल विजय भाई बड़ा अच्छा लगा था। मैं गवर्नमेंट जॉब करता था। तो सरकारी नौकरी पीपीसीएल एक पायराइट्स फास्फेट केमिकल्स लिमिटेड हुआ करती थी जी, जी। कंपनी। तो उस कंपनी में मैं जॉब करता था, नौकरी करता था। तो उस दौरान नौकरी में ध्यान कम और गाने में ज़्यादा रहता था मेरा। जी, तो कुछ अधिकारी ऐसे होते थे कि यार जो कहते थे यार ये कलाकार है यार, लड़का काम तो बहुत करता है, कम करता है लेकिन गाने बजाने में ज़्यादा रहता था। तो मेरे ऑफ़िस में जो कभी विज़िट होते थे क्योंकि मेरा खनन कार्य की पीपीसीएल मतलब एक माइंस का काम जी, होता जी। था वहाँ, मैं वहाँ पर काम करता था। तो अ, जब भी कोई टीमें बाहर से आती थी हमारे एनवायरनमेंट पर्यावरण देखने के लिए आती थी, सेफ्टी फीचर्स को देखने के लिए आती थी, तो ऑफिसर्स मेरी ड्यूटी गाने में लगा देते थे। जी, तो मैंने उस दौरान ही सरूली जब मैं अपनी जा रखा हूँ, मेरी ड्यूटी लग जाती थी, तो मैं वहाँ पहाड़ों में बैठ कर के आराम से ड्यूटी के दौरान काम भी कर रहा हूँ और अपनी आँखें बंद करके लिख रहा हूँ कि वो कैसा था वो सरूली, कितनी सुंदर वो सरूली रही होगी, कितना सुंदर वो वातावरण रहा होगा जहाँ गढ़ सुम्याल का प्रेम प्रसंग बन गया है। तो ये मैं उस दौरान लिखा मैंने ये। तो उसकी कुछ लाइनें मैं आपको बिल्कुल सुना सर। देता जी, हूँ। जैसे मैं अपनी कंपनी में जब मैं काम करता था तो हम लोग बड़ी प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में हमारी कंपनी हुआ करती थी। जख जय जय जगह मारे कि कखी हिमालय छन दिखेण लग्यां। अगर आप बनासकंडा मेरे गाँव का पास बनासकंडा देख ला तो वही धार में जाने का बाद सामने देखा तो केदार कांठा छन दिखेण लग्यां। सामने देखा तो पार बर्फी का डांडा छन दिखेण लग्यां। वाल ढब देखा बांज बुरांस और बसंत का महीना में फर हवा चलने लगी। बांज जब पलटी अणु च तो बांज का पत्ता सफ़ेद छन दिखण लग्यां। वो मोल मेल का दाणा
घिंगेरू किनगोड़, तो वो बाल मस्तिष्क पर जब वो था तो इसको मुझे शब्दों में लिखने का मन था। तो सरुली एक कैरेक्टर आया कि भाई जो सरुली जो थी वो कैसी ऐसी तो रही होगी, कैसी रही होगी। इन डांडा तो रहे वाला जन ये डांडा छन दिखेणा सामने पर जन ये हमारो हिमालय दिखेणो। अरे हिमालय का डांडो रंदू होलू माल गड़ो सुम्याला। भाई ऐसे ही तो ये नहीं तो ये डांडा रहे वाले जरा हिमालय छन दिखेणा हमारा बनासकांठा बेटिन, हमारा गांव बेटिन। कुमाऊं गड़े रंदी छई बांध सरुली कुमेणा। आहा, अब सुम्याल सरुली देखी तो ये ख्याल आया कि जब सुम्याल सरुली देखी बोली और सरुली सुम्याल देखी बोलू तो एक दूसरा का मन में क्या हुए बोलू, क्या हुए बोलू, कैसे अब एक दूसरे की बात को कम शब्दों में कैसे समझाऊं, क्या समझाऊं। तो वो डेढ़ मन में वो तरुण काल का वो किशोरावस्था, वो 22 साल की तरुण आयु और उस समय उभरती हुई प्रणय रस की भावनाएं, तो वो लिखा मैंने। आहा, सरली मेरु जिया लगी गे तेरी रात्यादी मुखड़ी माँ। आहा, अकबक सिरे क्यों पहुंची तेरा कुमोगण माँ। सरली की लाइन है। आहा, सुम्याल मेरु जिया लगी गे तेरी नासुर मरु तेरी नासुर मुरली माँ। आहा, आखी अटकल दिन तुए कंदुड़ी लगी नंदी बंसुरी माँ। आहा स्वाणु ओहो स्वाणु तेरी चौठी कुतिल्ला हंस दी गलोड़ो म दिखेंदु पिल्ला तेरी आँखी घैल के जांदी गिच चुप रे बिछुई लगांदी मुखड़ी माँ ओ मुखड़ी माँ जपा के मारी द्यों मरी मिटी जो पतली मठड़ियों माँ। आहा, सरली मेरु जिया लगी गे तेरी तेरी मुखड़ी माँ। और ये गाना इतना हिट हुआ कि फिर उसके बाद इस गाने ने धूम मचा दी आगे चल सर के। इतना हिट है ये गाना, तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कल का गाना हो, और मतलब ये दिलों में बसा हुआ है। जी। और जिस तरह से आपने इस गाने में बीच में हरकतें ली है ना सर, जी, जी। और मैं तो लाइव सुन रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों ने जो आपको बड़े वर्षों से सुनते आ रहे हैं उन्हें भी इस बात का एहसास होगा। और ये गाना मेरा पसंदीदा गाना है, इसीलिए मैंने इस गाने की चर्चा नहीं, की। बहुत अच्छा गाना विजय भाई, आपने मुझे याद दिलाया और जी। ये गाना मेरे भी दिल के पास है। जी, और क्या लाइनें लिखी हैं आपने सर इसमें कि गिची चुप रहेंदी हाँ, वो गिची चुप रही वो और वही आँखें छुई लगानी हाँ, सी, वो मतलब आँखें बोल रही हैं, मुँह तो चुप है। जी, जी। तो सर सवाल अब एक और अब जागर से जुड़ा ये है कि अभी कुछ टाइम पहले नोएडा स्टेडियम में एक बड़ा मेला लगा हुआ था, जी। और आपने जो वहाँ समा बांधा था, शाम का वक्त था, आपके हाथ में ढोल दमाऊं था, और आपने जिस तरह से वहाँ जागर लगाया और देवताओं का आह्वान किया, और भीड़ में, हजारों की भीड़ में वहाँ महिलाएं भी थी, कई लोग आए हुए थे, बच्चे थे, पुरुष थे, मैं भी खुद वहाँ मौजूद था। तो मैंने एक चीज़ देखी कि वहाँ कई लोगों में देवता अवतरित हुए, और उसके बाद आपने शाम को अपने प्रेम रस के गीतों से भी समा बांधा। लेकिन अगले दिन जब इंटरनेट पर वो वीडियोस वायरल हुए तो एक सवाल और एक विवाद सा छिड़ गया कि जिस तरह लोगों ने उत्तराखंड से पलायन किया, क्या इस तरह देवताओं ने भी पलायन कर दिया? नोएडा में कहा लोगों पे देवता आ रहे हैं, तो क्या ये संभव है कि देवता किसी में कहीं भी अवतरित हो जाते हैं? बिल्कुल, देवता ऐसी बहुत सारी हमारे घटनाक्रम हमारे जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहानियाँ बताते हैं कि मैं फलानी जगह जा रखा था और मैं जब मुझे लगा कि वहाँ पर कोई मुझे अदृश्य शक्ति लगी तो मेरे देवता आ गया। जी। वो तो बगैर जागर जागर के ही के। देवता आ गया, क्योंकि जब वो इस तरह की परेशानियों में जब आदमी घिरता है
तब भी देवता आता है। जब आदमी हर्ष में रहता है तब भी देवता आता है कि देवता आपने हमारी ये भूमि तो देवताओं की तप की भूमि है, जी, जी। उत्तराखंड को तप की भूमि है। आदमी हमारे अंतःकरण में, हमारे अवचेतन में हमारा आराध्य अगर निवास कर रहा है और उस आराध्य देव की स्तुति कहीं भी हो रही है तो वहाँ हम नृत्यमय समाधि हो जाती है, जैसे चैतन्य महाप्रभु की थी। जी। जब वो जब अपने इष्ट आराध्य की उसमें आराध्य की याद में, आराध्य के उनके अंतःकरण में जब उनका इष्ट आराध्य होता था तो वो नाचने लग जाते। तो यही तो देवता आना है। जी। जब हम भगवती राजराजेश्वरी का जागर गा रहे हैं और राजराजेश्वरी देवलीगढ़ की बात हो रही है, उन नवरात्रियों की बात हो रही है, जिन नवरात्रियों को पावन उत्तराखंड में राजराजेश्वरी मतलब राजधन ईश्वरी, राज्य की ईश्वरी जी। और राजाओं ने पूजी, इसलिए भी राज्य की ईश्वरी है। उस देवी का जब जिक्र हो रहा है और कोई जनमानस जिन लोगों की जड़ें पहाड़ से जुड़ी हुई हैं, उस सुर साधना को सुन करके वो जरूर उनके अंदर, हाँ, अनुष्ठानिक रूप से अगर जागर हो रहे हैं तो वो घर में हो रहे हैं या मन्नाण में हो रहे हैं, ढोल दमोह बज रहे हैं गांव में। जी। पर कहीं पर अगर अच्छा गायन हो रहा है और उस देवी देवता की स्तुति हो रही है तो वहाँ जरूर उन पे देवता आ सकते हैं। सर एक सवाल और है, 2 चीज़ें हैं, एक है जागर हाँ। और एक है हंत्या। अगर आपने सुना होगा, आपको हंत्या, तो पता हाँ, होगा, तो दोनों में क्या डिफरेंस है मतलब? हंत्या को कहीं हंत्या जागर होती है हमारे जो पूर्वज होते हैं, हमारे जो या तो अकाल मृत्यु में किसी की मृत्यु हो गई है जी। और वो अतृप्त आत्माएं जो अभी जिनको बैकुंठ धाम नहीं मिला जो है, भटकती हैं। जो भटक रही हैं या जो जैसे मैंने कहा अकाल मृत्यु के कारण वो चले गए हैं, तो वो कई बार अपने वंशजों पर देवता के रूप में आ जाते हैं। उनका जागर लगाना पड़ता है, हंत्या का जागर। अच्छा। और हंत्या का जागर बड़ा भावुक जागर होता है। फिर जिस घर में वो जागर लगते हैं उस घर के लोग उनको पूजा देते हैं, कपड़े पहनाते हैं। उस पसवा पे जिस पे वो आ रहा होता है, वो मीडियम जो होता है पसवा, जी। और उस ये बार-बार ये कहा जाता है कि उस जूरा को, उस यमराज को जो तुम्हें एक नौजवानी में ले गया या तुम्हारी अकाल मृत्यु हुई या तुम हमारे पूर्वज को हमसे छीन लिया, वो कहते हैं अरे यमराज तूने बहुत बुरा करा, और बड़ा भावुक टाइप का जागर। तो ये हंत्या जागर हो गए। और अनुष्ठानिक रूप से कि देवी देवताओं के जागर हो कि भाई हमारे पे कोई दोष धाम न हो, हमारा नरसिंह नागर जा, हमारा भैरव प्रसन्न रहे, भगवती प्रसन्न रहे, तो ये अनुष्ठानिक जागर हो गए। और बाकी जो जागर हैं वो कथा सार अलग है कि सब शाम को बैठ गए, महाभारत द्रौपदी स्वयंवर की बात हो गई है, आप जयद्रथ और अर्जुन के प्रसंग की बात हो गई है कि चलो आज ये जागर गाओ जी, वो हम मनोरंजन के जागर हो गए। अच्छा। सर सवाल अब थोड़ा राजनीति का भी पूछ लेते हैं, क्योंकि बहुत सामने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भी है। इस वक्त की क्या स्थिति आपको नजर आती है उत्तराखंड में? उत्तराखंड राजनीति में तो हम लोग कलाकार हैं और आपको पता ही है कि हम हमारे जैसे मैं तो बार-बार ये हर जगह कहता हूँ कि लोग बेशक किसी भी दल के हों, किसी भी पार्टी को हों, हमारी माँ एक ही है, वो है देवभूमि उत्तराखंड। जी। अब उत्तराखंड का जो विधानसभा चुनाव जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल नज़दीक है, इसमें वही है कि विजनरी होना बहुत ज़रूरी है। बड़े अच्छे-अच्छे काम करने होंगे, बड़े अच्छे काम कर भी रहे हैं। आज का जो दौर है, आज के दौर के जो सीएम हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी जी। जी। लोगों से मिल रहे हैं, तो अच्छे हैं। 2027 में काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत इन लोगों को पड़ेगी। और पहाड़ों को पहाड़ की ओर पर्यटक ज़्यादा है। जी। पर्यटन नीति आपकी ऐसी होनी चाहिए। हमारे पहाड़ों में मैं परसों कहीं एक जगह देख रहा था कि एक पत्थर पे सेल्फी लेने के लिए एक बच्चा जा रखा था, तो पीछे बैकग्राउंड में एक जगह गाँव में जा रखा था, तो वो आराम से सेल्फी ले रहा था। वहाँ पर तो भीड़ लगी हुई थी सेल्फी लेने की। जी। हमारे यहाँ ऐसे-ऐसे टूरिस्ट प्लेस हैं कि जिनको केवल सेल्फी पॉइंट, मैंने स्विट्ज़रलैंड में देखा है, जी। मैंने स्वीडन वगैरह कंट्रियों में देखे कि आप ऐसी जगह एक शेल्टर्स बना हुआ होता है, वहाँ पर जाते हैं लोग, फ़ोटो खिंचवाते हैं। जी। गंगा के व्यू दर्शन है। आज की तारीख में हम लोग जब
जा रहे होते हैं तो हमारा बहुत बड़ा विहंगम दृश्य है देवप्रयाग में। जी, एक तरफ से धौली गंगा आ रही है, इधर से भागीरथी जी आ रही है और वो दोनों एक जगह आकर के धौली और भागीरथी मिलती हैं। जी। तो वहाँ पर लोग गाड़ी रोकते हैं, लेकिन कोई ऐसा उस संगम दर्शन के लिए कोई ऐसा स्थान पॉइंट नहीं, नहीं है, हाँ। पॉइंट नहीं है। जी, तो जी, ये ऐसे इन तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तभी तो भीड़ जब हम जाते हैं देवप्रयाग में बहुत लंबी भीड़ लगी रहती है, जिसको जहाँ पे मौका मिलता है वहीं पे फोटो खिंचवाते हुआ चलता है। बस हाँ, वहाँ फोटो कोई खिंचवाता एक चले। जगह नहीं है मतलब। बिल्कुल। जी, और आजकल हमने, आपको ये जान करके बहुत अच्छा होगा कि मैंने अपने गाँव फुलेत से जी, एक हमारे चिंतामणि ममगाई जी है, उनकी पुत्री की शादी थी। तो उन्होंने अपनी शादी के अगले दिन ये संकल्प लिया कि क्या करा जाए। मैंने कहा जी, आप बिल्कुल कॉकटेल नहीं होगी, जी, शराब नहीं बिल्कुल। परोसी जाएगी। और वो हमने अपने गाँव फुलेत से ही, सिल्ला और फुलेत हमारा एक साथ लगा हुआ गाँव है। उस गाँव में हमने सारे गाँव वालों ने ये प्रतिज्ञा ली है और मैंने वो प्रतिज्ञा पढ़ी, जहाँ पर बहुत सारे आचार्यगण थे जी, और पूरा जनमानस था कि हम अपने गाँव में शराब और मांस पर पूरा प्रतिबंध लगाएँगे। हमारे यहाँ शादी विवाहों के अवसर पर ये नहीं होगा। जी, तो हम आजकल ये भी कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छी पहल है सर ये। जी, जी। अच्छा सर, आजकल जो युवा पीढ़ी है, जी, आजकल के जो गीत आते हैं, व्यक्तिगत तौर पे बहुत कम गीत होते हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, आज की पीढ़ी के जो गीत होते हैं। हालाँकि मैं भी आज की ही पीढ़ी से आता हूँ, लेकिन मुझे आप लोगों के ही गीत पसंद हैं जो आपने पहले गा लिए हैं। क्या आपको आजकल की पीढ़ी के गीत आपको पसंद आते हैं ज़्यादातर? आजकल बच्चे थोड़ा-सा शॉर्टकट करते हैं। जी, मतलब एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब तक स्टडी नहीं करेगा, जानेगा, जब तक नौजवान कलाकार अपने बारे में जानेगा नहीं, अपनी महत्व को, अपनी जड़ों को नहीं पहचानेगा, तो रचनाधर्मिता भी बहुत अच्छी नहीं हो सकती है और गायन में भी वो फीलिंग तभी आ सकती है जब आप अपना गारा माटा की बात कर ला, जी, अपने डांडा काठों की बात कर ला, अपने गाढ़ गदनियों की बात कर ला। तो कुछ लड़का बहुत अच्छा छन जो काम छनकन लगा, लेकिन बच्चों ते स्टडी करना पड़ ली, थोड़ा-सा जानो, परखो और वेट, इंतज़ार। एकदम तात्कालिक परिणाम नहीं कि हम लोग 6 साल की उम्र से गा रहे हैं, पचासों साल लग गए और उसके बाद अब जा कर के लोगों का आशीर्वाद मिलना, प्यार मिलना शुरू हुआ है। जी, आज का नौजवान थोड़ा-सा जल्दबाज़ी करता है, तो जल्दबाज़ी से बचें, रियाज़ करें। अच्छा, रियाज़ के साथ-साथ गुरु को ज़रूर पकड़ें, साहित्यविदों को पकड़ें और जो जानकार लोग हैं, उनकी सलाह लें, तो फिर तब मार्ग प्रशस्त जी। हो जाएगा। आजकल रील और व्यूज़ के चक्कर में हाँ, वो बहुत थोड़ा-सा। जल्दी-जल्दी और रोज़ पता नहीं कितने गाने सर हाँ, आजकल आ रहे हैं। हाँ, और सवाल ये है, जब आप गाना लिखते थे, आपको हाँ। कितना वक़्त एक गाने को परिपक्व लिखने में, हाँ, काफ़ी वक़्त लगता है विजय कितना भाई। कितना मतलब अगर कोई? आप गाना लिख रहे हैं तो गाने को जानिए, जी, उस गाने की थीम समझिए और कई बार तो किसी गाने को बनाने में महीनों भी लग जाते हैं जी, कि भाई आराम से बनाना है, इसकी धुन कैसी बनानी है, इसको लिखना कैसा है, इसका कंटेंट क्या है, इसका विषय क्या है, जी, ये कैसे लोकप्रिय होगा, कैसे ये मर्यादाओं में रहेगा गाना, कैसे पारिवारिक रूप से सुन पाएँगे। जी, तो ये जी, सब चीज़ें के लिए थोड़ा-सा इंतज़ार, पेशेंस जैसे मैंने जी, कहा, धैर्य धारण करें और नौजवान बच्चों के अच्छे कंठ भी हैं और अच्छी बात मुझे इस सब में ये लगती है कि नए बच्चे इसको आ रहे हैं कम से जी, कम। आ रहे हैं। आ रहे हैं और पेरेंट्स से मेरी ज़रूर एक इस आपके हिलमिल के माध्यम से इस पॉडकास्ट से ये बोलना चाहूँगा कि भाई-बहन और दीदी-बोलियों, आप बच्चों दगड़ी थोड़ा बहुत अपनी मातृभाषा में ज़रूर बचा, ऊँ दगड़ी बात करा। जी, किले की बहुत सारी जगहों जब हम जाना अब, तो बच्चा बोल देन कि भाई हम लोग गढ़वाली में बोलने की कोशिश करता हूँ, तो बच्चा बिगदा नहीं छन, समझदा नहीं छन। तो ठीक च आप पढ़ावा अंग्रेजी माध्यम में पढ़ावा ठीक, रोजगार परक शिक्षा दिले करा, लेकिन साथ में ये भी रहे कि आप अपने बच्चों के साथ अपनी मातृभाषा को भी बोलें, जिससे ये हमारी बोली भाषा बनी हुई रहे। जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात सर आपने कही। जी, सर आपने बहुत सारे गीत लिखे हैं, बहुत इस इंडस्ट्री को आपने बहुत सारे ऐसे गीत दिए हैं नौजवानों के जो दिल धड़कते हैं। जी। कोई ऐसा आपका गीत जो सबसे पसंदीदा आपका अपना गीत, सबसे पसंदीदा गीत? बहुत सारे गीत हैं ऐसे विजय भाई, मैं कोई एक गीत तो है नहीं, जी। पर आप कोई या तो मुझे याद दिला दें या फिर कोई मैं मैं अपनी मुझे मन। तो बहुत सारे गीत आपके याद हैं। अच्छा, बांध ये अमरावती हो गया, तुम्हारी खुद माँ, ये हाँ, हाँ, तो सर हाँ। ज़रा तुम्हारी खुद माँ अगर आप मैं सुना तुम्हारी दें। खुद में सुनाता हूँ। जी, ये बड़ा प्यारा आपने मुझे, ये गाना भी मैंने अपने गाँव में लिखा था और इस गाने को हमने मसूरी में जब परफ़ॉर्म करा उस ज़माने में 2001 जी, के आस-पास, तो
बहुत भीड़ हो गई और बहुत जनसमूह आया, तो ये सब ऐसे गाने हैं जिनसे मेरे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई है जी, गाने में। बिल्कुल, बिल्कुल सर। मुझे कुछ ही लाइनें याद हैं। हाँ, सर जितना याद है फिर मैं लिस्ट है मेरे पास जी, तो। तुम्हारी खुद माँ अब यारी नी रयंद रे, सुवारे तुम्हारी खुद माँ, अलग अलग रण हे गेल्या, तुम भी घर रण हे गेल्या, कतेनी सयंद रे, सुवारे तुम्हारी खुद माँ, खांदी खुद मघाट बंद गफानी घुटेंदु, सिंधी खुद मनिंदनी आंदी उठेंदु नी बैठेंदु, घाम अच्छई ब्याखुनी वेर, घाम अच्छई ब्याखुनी भगत, अति बुरु मनेंदु रे, सुवारे तुम्हारी खुद माँ, तुम्हारी खुद मायब योरिनी रयंद रे, सुवारे तुम्हारी खुद माँ। इतना याद था मुझे। वाह 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 सर, बहुत जबरदस्त ये गाना है यार। मतलब आपके कई ऐसे गाने हैं जो सीधे ऐसे दिल पे दरवाजा तोड़ के एंट्री लेते हैं और कहते हैं कि सुनो। और ये वो वाले गाने हैं जो मैं रोजाना मतलब अपनी दिनचर्या में सुनता हूँ। सर उत्तराखंड के एक और लोक गायक हैं, बड़े सम्मान से लोग उनका नाम लेते हैं, नरेंद्र सिंह नेगी जी। आपके और उनके बीच किस तरह के रिश्ते हैं? नरेंद्र सिंह नेगी जी हम सब लोगों के आदर्श हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और सौभाग्य से हम लोग एक ही जगह रहते हैं। जी जी हमारा जहाँ देहरादून में रहना है वो भी एक ही जगह है, कंडोली में चंदन विहार में हमारा घर है। जी और मुझे उनका आशीर्वाद मिलता रहता है और उनसे मैं अपना कई बार मार्गदर्शन लेता रहता हूँ, जी और हमेशा उनका अ, मार्गदर्शन और उनके प्रति हमारी अथाह अथाह प्रेम और अथाह स्नेह भाव और उनके प्रति आदर भाव है। जी। कोई गीत आप दोनों के साथ में है सर? अभी तो कैसा आया नहीं, एक गीत ज़रूर कोई रिकॉर्ड तो हुआ है कि जिसमें कई कलाकारों ने गाया है संस्कृति विभाग में, पर शायद वो अभी रिकॉर्ड उन्होंने रिलीज करा नहीं होगा ना। जी, लेकिन किसी पिक्चर मतलब किसी ऐसे एल्बम फिल्मों में तो में है, पिक्चर फिल्मों में तो ऐसे एक फिल्में साथ अगर आपका गाना कोई एक जिस साथ कैसे गाना तो ऐसे अभी तो नहीं है अभी नहीं मतलब। है। जी, जी। सर आप दोनों उत्तराखंड की संस्कृति में जैसे हिंदी सिनेमा में मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार की जोड़ी अरे है, इसी तरह की जोड़ी आप दोनों की है। और बड़ा प्रेम आप लोगों को लोग करते हैं। जब भी उत्तराखंड संस्कृति की बात आती है तो आप लोगों का दोनों का ज़िक्र बहुत ज़रूरी हो जाता है करना। आपके सर जो प्रेम प्रसंग के गीत हैं, मीना राणा जी के साथ भी हैं, अनुराधा निराला जी के साथ भी हैं और कई और महिला जो प्लेबैक सिंगर हैं हमारे उनके साथ हैं। आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ आता है? सारे अच्छे हैं, ये नहीं, किसका नहीं, एक नहीं का सर। नाम लेंगे तो खराब हो जाएगा। नहीं आपको मेरे को जी, ज़्यादा मैंने सभी ये कलाकार जो नाम आपने गिनाए, जी, ये सभी अच्छे कलाकार हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं। ज़्यादा गीत मेरे मीना के साथ हैं, जी, और अनुराधा बहुत अच्छा गाती है, मीना बहुत अच्छा गाती है, और सारे जितने आर्टिस्ट हैं, अभिनय मंगला रावत एक दीदी हुआ करती थी हमारी, जी, अब तो बहुत नहीं गा रही हैं वो थी फीमेल सिंगरों में रेखा दीदी हैं, जी, बहुत सारे हैं, बहुत सारे, बहुत ही सब लोग अच्छे कलाकार हैं। मैंने जितने भी कलाकारों के साथ गाया है, जिन जिन भी महिला कलाकारों ने मेरे युगल गीतों में मेरा साथ दिया है, वो जी, सब टॉप थे सारे। जी। सर जब भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आपको पद्मश्री का सम्मान दिया था और जब आपका नाम आया था, तो आपको किस तरह का एहसास हुआ था? क्या फीलिंग थी आपकी? बहुत अच्छी फीलिंग थी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि मैं अ, महामहिम जी का और भारत सरकार के प्रति बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे ढोल, दमों, हज़ारों साल की सभ्यताओं के पश्चात जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति का सम्मान करा है। मेरे ढोल का सम्मान हुआ है। मेरे मैं एक दास परिवार में हूँ, एक ऐसे परिवार में हूँ जहाँ जिस परिवार में जागर, गीत, पवाड़े, लोकगीत, मन्नाड़ गाए जाते हैं, और हमारी वंशानुगत ये परंपरा रही है। तो हमारी लोक संस्कृति का सम्मान हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी। सर बहुत-बहुत एक एक जागर भी आपसे मैं सुनना चाहूँगा। कोई अगर जागर आपको याद आ अच्छा, रहा मैं हो? जाकर सुनाता हूँ। जय जगत बंदिनी भगवती नारायणी, इष्ट देवी महामाता त्रिलोक तारिणी भवानी, तुता वेली ज्वाला
माता सकल भवानी, हाँ नरों की नारायणी वेली ज्वाला, देवताओं के ध्यान मेरी माता है। हिमालय का घर माता, कन्या पैदा होएगे, जय बोल माता श्यामा सुंदरी। तुत वेली माता मेरी, परचा की पुरी, जय बोल माता श्यामा सुंदरी। माता मैणावती का भाग खुली गए ना, जय बोल ज्वाला श्यामा सुंदरी। भगवती जगत बंदिनी नारायणी सुरेश्वरी देवी भवानी, याद शक्ति याद कुमारी, शक्तेश्वरी ब्रह्मा विष्णु संबोत्र देवी, त्रिलोक जननी नारायणी भवानी, शत्रु संहारिणी वैर्योनाशिनी भवानी ज्वाला तुई माता, पिंड प्राण की रक्षा करने वाली। ये राजा हिमालय का घर, कन्या प्रकट होंगे, जय बोल माता श्यामा सुंदरी। उमा नौ माता तेरोएगे, जय बोल माता श्यामा सुंदरी। रासुलियों का छल रंदी सुरकंडा भवानी, जय बोल माता श्यामा सुंदरी। मैती जड़धारी तेरा मामा माल कोटी, जय बोल माता श्यामा सुंदरी। जगदम्बा भवानी इष्ट देवी माँ माता, मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी सुरकंडासुरी। तुता वेली माता मेरी, कुल की भवानी, जय बोल माता श्यामा सुंदरी। प्रगट वाली माता किल क्वार मारी, जय बोल ज्वाला श्यामा सुंदरी, जय बोल माता सुरकंडा भवानी। बहुत सुंदर सर। ये जो आपने जागर गाया, वाकई में जब इसको सुनो या आंखें बंद कर लो तो एक अलग सी शक्ति की अनुभूति होती है। और यही जादू आपका मंच से भी लोगों को देखने को सुनने को मिलता है, और यही वजह है कि आप जहां भी जाते हैं लोग आपके प्रशंसक बन जाते हैं। सर, हमारी जो इंडस्ट्री है, यहाँ अच्छे अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे लोगों ने बहुत समय दिया है इस इंडस्ट्री को। जैसे आपने बताया कि आप किसी एक गाने को लिखते हैं तो उस महीनों भी लग जाते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, अच्छे कलाकार हैं, फिर भी हमारी इंडस्ट्री सर कमर्शलाइज नहीं हो पाई है जितनी होनी चाहिए। हाँ। मुझे लगता है जितना सम्मान और जितना कमर्शियल फ़ायदा हमारे सिंगर्स को होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। आपको भी क्या यही लगता है, और क्या वजह है इसकी? यही है कि अभी हमारा भाषा का विस्तार होना बहुत ज़रूरी है। बोली भाषा हमारे पाठ्यक्रमों में शामिल होनी चाहिए जी। कि हमारी नई पीढ़ी, जैसे मैंने कहा कि हमारे 8वीं अनुसूची में शामिल हो, बल्कि ज़्यादा अच्छा है। उसके लिए काम करना चाहिए हमारी गढ़वाल कुमाऊनी जौनसारी, और अपनी बोली भाषा को, अपने गीतों को हमारे कलाकार अच्छा काम कर रहे हैं। फिर हमारे कलाकार, जितने भी कलाकार हैं, सबको हमारा जो उत्तराखंड का जनमानस है बहुत प्यार देता है, बहुत सम्मान देता है। और आजकल तो बहुत अच्छा है, फ़िल्में बहुत आने लगी हैं। बस यही है कि उन फ़िल्मों का काम बहुत अच्छी तल्लीनता से करना पड़ेगा, और अच्छी-अच्छी फ़िल्में बनानी पड़ेंगी। गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है जी, जी, फ़िल्में जी। बनाने के लिए आजकल। लेकिन सर कहानियाँ हाँ, परिपक्व नहीं होती, हाँ, अगर मैं थोड़ा-सा देखता हूँ। वही स्तर अगर फ़िल्मों का बहुत अच्छा होगा तो बहुत अच्छा है। और अभी इस समय बहुत अच्छा काम हो रहा है जी। अपनी बोली भाषा को, लेकिन पाठ्यक्रम में हमारी भाषा का होना ज़रूरी है। जी। और कमर्शियलाइज़ेशंस की जहाँ तक बात है तो स्टेज प्रोग्राम बच्चों को मिल रहे हैं। बहुत सारे हमारे कलाकार ऐसे हैं कि जो मेकअप वाले हैं, नृत्य वाले हैं, म्यूजिशियंस हैं, गवैये हैं। तो ये जो हमारे यहाँ फेस्टिवल्स होते हैं तो उसकी वजह से काम है। लेकिन वो आप सही कह रहे हैं कि बहुत वाइडली जो एक बेनिफिट होना चाहिए था, उससे अभी वंचित है, और काम करने की ज़रूरत है। जी। सर, जब आप विदेश जाते हैं तो आपकी यात्रा का खर्च जो होता है वो कौन उठाता है? किस तरह से वो यात्रा होती है? क्योंकि जब मैंने नेगी जी से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि मैं जब भी विदेश जाता हूँ तो मैं उनसे कोई चार्ज नहीं लेता। वो हमारी यात्रा की और रहने-खाने की व्यवस्था कर देते हैं। बिल्कुल यही होता है। विदेशों में हमारे जो लोग रह रहे हैं, वो अपने आप में अपने
सक्षम हैं भगवान की कृपा से, और वो अपनी संस्कृति को याद कर रहे हैं, अब टाइम निकाल करके याद कर रहे हैं। बिल्कुल। अपने उनके काम हैं दुनिया में। हमारे हमारे भारतीय भोजन को अगर दुनिया में किसी ने पहचान दिलाई है तो उसमें ज़्यादा हमारे उत्तराखंड के लोग हैं। जी, जी, जी। और वो लोग हमारे साइंटिस्ट हैं विदेशों में, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हार्डवेयर इंजीनियर हैं। वो लोग आपस में अपनी सभाओं को वहाँ पर गठित करते हैं जी। और आपस में कंट्रीब्यूट करके आने-जाने का हमारे रहने की व्यवस्था होती है, फिर बड़ा अपनापन होता है, तो सब कुछ उनकी तरफ से होता है। अच्छा। सर अब थोड़ा एक राजनीति का सवाल मेरा रह गया था, वो भी पूछ लेता हूँ। कांग्रेस पिछले 10 साल से सत्ता में यहाँ है नहीं। क्या संभावनाएँ आपको नज़र आती है? एज़ अ कलाकार या फिर एज़ ए आप नागरिक देखते हैं, तो कांग्रेस की कितनी संभावनाएँ आपको नज़र आती हैं? राजनीति का तो मैं छात्र हूँ नहीं विजय भाई, जी। मैं तो मूल रूप से कलाकार हूँ, और अब कांग्रेस बीजेपी के पर क्या इन ये बड़ी-बड़ी पार्टियाँ हैं, इन पर कोई आर्गुमेंट करना मेरी सीमाओं में भी नहीं है कि, पर हाँ, ये ज़रूर है कि काफ़ी लंबे समय से वो यूनाइटेड नहीं दिखते, जी। यूनाइटेड रहें तो एक अच्छा विपक्ष भी होना ज़रूरी है, जी। और भाजपा संगठित अनुशासित है तो इसलिए अभी सत्ता में है भी। जी। तो यही मोटी वजह हमको ऊपर से ही एक सामान्य नागरिक के तौर पर यही आती, बाकी अंदरूनी तो ये जाने इनका राम जी। जाने। सर कोई आने वाले गीत हैं आपके नए जो आपकी रिकॉर्डिंग चल रही होगी हाँ अभी जी, हाँ, तो? मेरा अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। अभी मेरा एक गाना है, मैं आपको तो उसको सुना दूँ यहाँ। बिल्कुल सर, एक गाना मेरा फिर मेरा जो मेरे मन में है वो भी सुनाना पड़ेगा, ये तो आप सुना लीजिए। मेरा एक गाना, उसमें मैंने गजना करके, तो गाना वो था तो पहले से ही, लेकिन उसको थोड़ा-सा और अच्छे ढंग से हमने गाया है इस जी। बार। हाँ, 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 यर्दों जमुलिका शेरामाया रानी ज्ञान माला करे भैरवद्याशन मेरी गजना मेरी हो रानी वे चित्त को चंचला मेरी गजना रे माना को उदासा मेरी गजना रे माना को उदासा तेरा बान वेगे चित्त को चंचला मेरी गजना रे माना को दंदोला भली सो भली कनी सो भली में जिया सी दातुड़ी मेरी गजना रे जिया सी मोतियों सी दातुड़ी भली सो भली मोतियों सी दातुड़ी कनी सो भली सो भली में नौ गजा धोपेली मेरी गजना रे नौ गजा धोपेली। तो ये अभी आया और यूट्यूब में बहुत अच्छा सुन रहे हैं इसको जी, लोग, जी, तो जी। मिलियन भी होने वाला है गाना ये। जी, चलिए जी, सर जी। बधाई है इस सॉन्ग के लिए आपको। सर एक सवाल ये है कि आपने कैसेट्स के दौर में भी काम किया है और अभी आपने ज़िक्र किया यूट्यूब का, अब यूट्यूब का दौर है। आपको ज़्यादा कौन-सा दौर पसंद था? यूट्यूब वाला ज़्यादा अच्छा कैसेट लगता है? वाला ज़्यादा बढ़िया विजय। जी। उस दौर की बात अलग थी यार। जी। वो जो कैसेट का जो दौर था, उस समय मेहनत होती थी, बड़े अच्छे ढंग से गाने लिखे जा रहे हैं, 8 गानों का एक एल्बम आएगा। हम लोग दिल्ली जाने के लिए खुश रहते थे, टी सीरीज़ कंपनी में रिकॉर्ड होगी या और कंपनियों में रिकॉर्डिंग होगी। एक लबालब स्टूडियो भरे होते थे, सब म्यूज़िशियन आमने-सामने बैठे हुए होते थे, एक माहौल रहता था। अब तो पेस्ट और कटा बाँसुरी वाला कब बजा के जा रहा है, हमने नहीं देखा। अच्छा। और तबले का ट्रैक अलग बन रहा है। अब टेक्नोलॉजी बदल गई है, ट्रांसफ़ॉर्म हो गया सब कुछ। तो वो कैसेट वाला जो दौर था, वो एक दौर हुआ, हमको तो वो अच्छा लगता है क्योंकि हम पिछली सदी के भी हैं, हमारी इस सदी के जी, भी जी, हैं। जी। तो वो बहुत अच्छा लगता था। अब तो टेक्निकली हो गया, सॉफ्टवेयर इतने आ गए हैं। अभी ऐसे-ऐसे ऑटो टोनर्स आ गए हैं जी। कि गाने में आप ऑटो टोन का जो एक रिवाज चला हुआ हाँ है, सर। डी टोन का रिवाज जी, चला हुआ जी। है, तो उसमें कलाकार की नेचुरल पहचान खराब खो हो जाती जाती है। है, खो और जाती इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी का ऑडियो एल्बम अच्छा है, तो सिर्फ़ उससे कलाकार को नहीं आँका जाना चाहिए। है। बिल्कुल। वो लाइव में कैसा है? सर असल आप तो लाइव में भी जी, माशाल्लाह जी, आपका जी। तो वहीं पर अगर आप लाइव में अच्छा गा रहे हैं सामान्य माइक में, जी। तो इसका मतलब आप ठीक है, अदरवाइज़ तो मशीनें आजकल पता नहीं क्या-क्या कर जी, रही जी, हैं। जी। सर सवाल जैसा अभी आपने बताया कि अब पता नहीं चलता कि तबला वाला कब बजा रहा है, हाँ, कट बाँसुरी वेस्ट का टाइम है ना। हाँ, यानी आधुनिक हो गया है और बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। और अब तो यूट्यूब में आप लोगों के गाने आते हैं। सर जब मान लीजिए आपने कोई गाना गाया
और वो फिल्माया जाएगा, तो उसमें कौन मेन लीड में एक्टर या एक्ट्रेस होंगी, उसका चयन कौन करता है? उसका चयन उसके पीछे कई फैक्टर होते हैं यार। उसमें ये फैक्टर होता है कि बहुत लिमिटेड तो फिल्मांकन के लिए बजट होते हैं। जी। अब आपने हमारे गानों में फिर वो यूट्यूब्स के सारी शर्तें उनकी होती हैं, वो क्या देंगे क्या नहीं देंगे, मोनेटाइज अगर चैनल है, और फिर डायरेक्टर्स होते हैं जो उस गाने को समझते हैं, हम तो उनको दे देते हैं कि यार ये गाना है और इसको कम से कम बजट में बढ़िया से बढ़िया बनाना है, यही तो शर्तें होती हैं। मतलब सिंगर्स की कोई भूमिका नहीं ना होती। सिंगर की क्या भूमिका होगी। फिर आर्टिस्ट जो हमारे डायरेक्टर होते हैं, जो कोरियोग्राफर होते हैं, कहते हैं सर इस गाने में ये वाली जो लड़की हीरोइन है, बड़ा अच्छा डांस भी करती है, बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन है, बड़ा अच्छा, इनको बुला देते हैं, ये लड़का इस गाने में ये अच्छा रहेगा, वही डिसाइड करते हैं। जी, अभी सर आपने ज़िक्र किया पुराने दौर की बात की कि म्यूजिशियन बैठे रहते हाँ थे, यार, 8-8 गाने एक कैसेट में आते हाँ थे। ऐसी एक कैसेट आई थी जिसका नाम था बिंदुली, हाँ हाँ और बहुत सुंदर। गाने के बोल हैं कि छुई पूरी नहीं हुई, हाँ, रात रह गए ये जरा-सी। बड़ा सीक्रेट है विजय, मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ, जब राज खोल दीजिए सर ये। मेरा जब शादी हुई तो शादी में हम लोग चर्चा करने लग गए। मेरी मिसेज साहित्यिक इंटरेस्ट रखती है, जी, तो हमारी चर्चा हुई कि भाई उसमें मेरी वाइफ अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, तो भौगोलिक परिस्थितियों की पहाड़ की चर्चा हुई कि क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, नौकरी मैं उन दिनों कम कर, हमारी बातों का सिलसिला और अपने लोग हमारे गायन कैसा होना चाहिए, गाते तो हैं वही बातें, उस ज़माने में वो बातें नहीं लगती थी, जी। क्योंकि हर दिन हर आदमी के लिए वो कोई ना कोई ज़माना पुराना होता है। जी, जी, सही तो बात। उस समय मैं और मेरी मिसेज रात भर बातें करते गए। अब मैं अपने ससुराल में था और हमने देखा कि बरसा उसके दिन थे, क्या कहते हैं, गर्मियों के दिन। जी, हम बात कर रहे हैं और बातें पूरी नहीं हुई, और जो रोशनदान होता है, पठाल चौंकड़ा होता है ना घर में, जी, 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 पठाल होती है, ऊपर से जो पूर्व मोरे होते हैं, जी। जो दुर्बलामा, हाँ, उस रास्ते धूप आ गए वहां में, रोशनी ने दस्तक दे दी दस्तक कमरे दे में। दी, हमारी बात पूरी नहीं हुई। तो मैंने उसको उन्होंने बोला अरे रात खुलने वाली है, हम तो मैंने ना, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि रात हमारी छुई तो पूरी नहीं हुई, रात जरा सी रहेगी। दिन भर रात जरा सी नहीं, रात रही नहीं, घाम आ गया। अच्छा, तो ये कहानी मतलब ओरिजिनल और कहानी है तो फिर बिल्कुल। रात, हाँ बिंदली, तो फिर बिंदली तो एक कैरेक्टर बनाया, मैं रसना तो नहीं बोल सकता था, मेरी वाइफ का नाम रसना है। तो सर अब तो बिंदुली का जब ज़िक्र हुआ है तो हाँ, मैं इस उसको सुनाता हूँ जी, आपको। पहली लाइन जो होती है छंदबद्ध के लिए होती है, और जी, दूसरी लाइन जी, आकार्थ होता है। जी। छाला दूधे लासी बिंदुली, छाला दूधे लासी, छुई पूरी निवेनी, छुई पूरी निवेनी, बिंदुली अहे बिंदुली रात ने गे जरासी, लठड़ी रात रे गे जरा सी। आहा, और देखो आप उसका फीलिंग समझो कि कई नए नए ब्यो हुई हो, और रात ऐसी लगती कि क्यों, तो अरे बहुत देर तक होना चाहिए था अंधेरा। जी, 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 बिल्कुल। बिंदुली रात रे गे जरा सी, लठड़ी रात रे गे जरा सी, पौने परोसा बिंदुली पौने का परोसा, छोड़ी ना जई सुदी, छोड़ी ना जई सुदी बिंदुली, है बिंदुली बल भौंके का भरोसा, मानी जा बल भौंके का भरोसा, ऐसा करके था ये गाना। क्या बात है सर! ये गाना तो बहुत मतलब ये वो गाने हैं जो आपने गाए हैं जो जी जी, आए दिन हम सुनते हैं, और जैसे अभी आपने ज़िक्र किया ऑटो ट्यून का, तो हमें पता हाँ चल जाता है कि किसका ऑटो ट्यून है, और आप तो लाइव में भी इतना शानदार असर गा रहे हैं। सर, आप सिंगर हैं, एक सिंगर अपने गले को स्वस्थ रखने के लिए हम्म। क्या-क्या रियाज़ करता है और किन-किन चुनौतियों से गुज़रता है? और कितना परहेज़ करना पड़ता है? ठंडा पानी नहीं पीना पड़ता, या क्या-क्या ये वो है? नेचर है विजय, जैसे आप अपने नेचर को ढाल दो भाई। जी, अब मैं तो सच बताऊं आपका, मेरा तो कोई परहेज नहीं है, जी, मैं सिर्फ तले चीज़ें कम खाता हूँ, जी, वो उसकी वजह ये है कि मुझे अच्छी भी नहीं लगती। जी, और बाकी कोशिश करो कि आप मांसाहार नहीं करो तो ज़्यादा बेहतर है, शराब बिल्कुल ना छुओ, जी। और
जब गले को अच्छा रखना हमारा पहला काम बनता है। तली चीज़ें जो होती हैं वोकल कॉर्ड को ख़राब कर देती हैं। जी। अगर आप तला भुना हुआ खाओगे तो गैस बनेगी, गैस एलर्जी से गला ख़राब हो जाता है। जी। उसके परहेज़ करिए और चिल्लाना बंद करिए। जी। जब आप गाते हैं तो अपने अपने पिच को, अपने स्किल्स को भी वहीं रखें जहाँ आपकी कंफर्ट ज़ोन हो। जी। वहाँ पर रखिए, नींद पर्याप्त लें और अपना रियाज़ तो करते रहें। जी। जी। अब सर थोड़ा कोई अगर आप नई पीढ़ी को टिप्स देना चाहें? नई पीढ़ी को मैं यही कहना चाहूँगा कि नई पीढ़ी के बुला-बुलाओं, हमारे जितने भी आप छोटे नौजवान बच्चे हैं, सबको ये कहना चाहूँगा कि आप काम करते जाए, धीरे-धीरे रे मना धीरे-धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। समय आने पर सब कुछ होता है, जल्दबाज़ी ना करें, बिल्कुल नहीं। और अपनी पढ़ाई-लिखाई भी करें। ख़ास तौर से मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये भी संदेश देना चाहूँगा सबको, जो नए बच्चे, मैं देखता हूँ आज बहुत छोटे से बच्चे होते हैं जिनके गले ढोल को कहते हैं प्रीतम बर्दवान के जैसे बजाना है। मुझे फ़ोन भी आते हैं। बिल्कुल आप ढोल को सीखिए, दमों को सीखिए, डोर सीखिए, थाली सीखिए। साथ में ये भी कोशिश रहे, जारी रहनी चाहिए कि पढ़ाई-लिखाई भी आपकी बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी स्कूलिंग भी बहुत अच्छी हो। पढ़ेंगे-लिखेंगे आप जब सही ढंग से, जानेंगे तो चीज़ों को समझेंगे भी, बहुत जल्दी फिर आप सीखेंगे भी। और नेचुरल टैलेंट अगर आपके अंदर है, उसको बनाए रखिए, अपने बड़ों की सुनिए, बड़ों का आदर करें, बड़ों का सम्मान करें, बड़े-बुजुर्गों की बातों को ध्यान से सुनें। मैं ये कहना चाहूँगा। सर ढोल दमाऊँ का ज़िक्र किया, हमारे वाद्य यंत्र हैं और विदेशों तक इनको पहचान मिली है और इसका पूरा श्रेय आपको जाता है। जिस तरह से आप ढोल की रस्सी कसते हैं और मंच पर आपको खड़े मैं देखता हूँ, तो हमें भी गौरव की अनुभूति होती है कि हमारे उत्तराखंड का लाल विदेशों में जाकर हमारी संस्कृति का इस तरह से प्रचार कर रहा है कि लोग उनको सुनने आ रहे हैं। ढोल दमाऊँ सीखने की ललक आपको बाहर के स्टूडेंट्स में भी दिखती है? बिल्कुल दिखती है। हमारा ढोल ऐसा है ना, हमारा जो ढोल है भाई, वो जी। इतना बढ़िया ढोल है विजय भाई कि अच्छा, दुनिया के ढोल तो मनोरंजन के लिए है ना सिर्फ़, जी। आप क्यों नहीं मानते? जी। हमारा ढोल तो अनुष्ठानिक, हमारा ढोल तो देवी-देवताओं को बुलाने के लिए। जी। हमारा ढोल गर्भाधान संस्कार से लेकर के 16 संस्कारों तक है। जी। हमारे ढोल को तो शिव का पुत्र माना गया है, और ढोल और ढोली को। जी। हमारा जो ढोल है वो साधारण नहीं है। ढोल, दमाऊँ, और ढोल के सहायक वाद्य हैं, दमाऊँ हैं, जितने भी हमारे लोक वाद्य हैं, हमारे लोक वाद्यों में देवता समाहित हैं। तो इसलिए ढोल को सीखने के लिए हमारे हमारे पास, मैं कभी आपको अपनी अपनी छोटी-सी जो हमारा अकेडमी चलाते हैं उसमें बुलाऊँगा। जी, जी, आपको बिल्कुल सर। लगेगा छोटे-छोटे बच्चे उसमें सीख रहे हैं। तो अच्छा, 2 तरह के हैं, एक तो शौकिया तौर से है। हम अपने यहाँ सिर्फ़ उसी को देते हैं एडमिशन। एंट्री, कि जो नेचुरल टैलेंट, जो सचमुच करे। ऐसे जी। नहीं कि केवल कुछ शौकिया तौर पे आते हैं। जी। आप जर्नलिस्ट हैं, जी। अच्छे जर्नलिस्ट हैं, तो आप अगर सीख जाएँ तो क्या बुरा है? और वो अपना सीखा हुआ ढोल, अपना सीखा हुआ जागर, चलो गायन, जो भी है, वो आपके ओकेजनली तो काम आएगा ही ना। आपके घर पे कोई त्योहार है, होली है, जी। आपने एक ढोल रखा हुआ है, बना के सजाया हुआ है। आपने निकाला, जब आप बजाओगे, अरे हाँ ठीक है, उसमें कलाई, अच्छा ये प्रीतम जी ने ये सिखाया था, ऐसी कलाई करनी है, ऐसा तो बजाना है, थोड़ा ताल दिमाग में, और आपको ताल की अगर सेंस है, थोड़ा सुर की सेंस है, तो आ जाएगा। तो अपने मनोरंजन के लिए आना चाहिए। और एक होता है कि भाई उसको सीख गए, आपको तो आपका वो रोज़गार परक बन जी। जाएगा। कई लोग तो हाँ, रोज़गार रोज़गार के परक तौर बन गया। जी। हमारी छोटी-सी एक अकेडमी है, बहुत कम लोगों को हम लोग वहाँ पर, किसी से कोई पैसा नहीं लेते, जी। क्योंकि हम लोग सब निःशुल्क करते हैं ये। हमारे यहाँ से निकले हुए बच्चों ने अपने पास अपने कार्ड बना रखे हैं कि प्रीतम भरतवान की अकेडमी से प्रशिक्षित, उन्होंने बैंड चला रहे हैं वो लोग, तो ठीक है, जी। उनको रोज़गार मिल रहा है। बिल्कुल सर, दिल्ली में मैं देखता हूँ कि अच्छे खासे आते हैं ढोल दमाऊँ वाले और बताते हैं कि हम इतना चार्ज करते हाँ, हैं तो ठीक अच्छे है, खासा। उनको रोटी मिल रही। जी, बिल्कुल। कोई भी पैशन बगैर सस्टेनेबल तभी होगा जब उसको रोटी मिलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर इस पॉडकास्ट में हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू और विजय भाई, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने पुरानी यादों को भी हमारा एक बार फिर से ताज़ा किया है, जिस तरह से आपने गीत गाए हैं और अपनी उस यात्रा के बारे में भी हमें बताया है, जो जिससे हमें ही नहीं, हमारे प्रदेश को, हमारी लोक संस्कृति को ख्याति मिली है, विदेशों तक पहचान मिली है और आपने वो सारे अनुभव हमसे साझा किए जो आपने विदेशों में जिए हैं। मैं ये मानता हूँ सर, बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है।
और इसीलिए लोग आपको इतना मानते हैं और हमारी लोक संस्कृति में आपका इतना बड़ा नाम है कि आपके नाम के बिना हमारी लोक संस्कृति का जिक्र पूरा नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच विजय जी, और हिल मेल पहाड़ की धाड़ के सभी श्रोता बंधुओं को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम जी। तो आपने सुना प्रीतम भरतवाण की कहानी, किस तरह से प्रीतम भरतवाण बने पद्मश्री जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण, और उनके कई गीत आपने लाइव सुने। आपको पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हस्ती के अगले एपिसोड में किसी ऐसी ही शख्सियत से आपकी मुलाकात कराऊंगा जो उत्तराखंड का नाम अपने क्षेत्र में रोशन कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।